अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ख़ास तौर पे कल हमने देखा कि पार्लियामेंट में हमें एक दोबारा से वही गर्मा गर्मी नज़र आई जिसकी हमें रिवायती तौर पे आदत है। और इसकी वजह क्या बनी, आज की आप हेडलाइंस देख सकते हैं कि 3 नए पार्लिमानी बिल को अपोजिशन ने एक तरह से अपनी तमाम तर पावर यूज़ करते हुए उसको अप्रूव कराया है। इसके ऊपर इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म का क्या कहना है, सबसे पहले आज प्रोग्राम में आपको वो सुनवाते हैं। इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है। नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है, हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ। पैनामा का जब केस उठाया था उसमें फिर मुझे प्रेशराइज करने के लिए अदालत में ले गए। तो स्पीकर साहब, अगर मैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, एक स्पोर्ट्समैन था, मैं अगर 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकता हूं, मैं अपनी सारी मनी ट्रेल दे सकता हूं पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि पैसा बाहर कैसे गया। इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। जी जनाब, और मनी ट्रेल के हवाले से, एहतसाब के हवाले से और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कल हम देखते हैं कि इस हवाले से उनके लिए बड़ा एक सिग्निफिकेंट और अहम दिन था। 8 बिल पास कराए जी गवर्नमेंट ने, और जिस तरह हमने कहा है और हम जानते हैं, समझते हैं कि एक जमहूर की जो एक स्ट्रेंथ है वो ऑफ कोर्स हमारे लॉ मेकर्स, हमारे लेजिस्ट्रेटर्स पार्लियामेंट में क्या करते हैं इससे डायरेक्टली होता है। लेकिन अपोजिशन ने इनमें से कई चीज़ों की, पहला बिल तो 10 की मेजॉरिटी से पास बड़ी आसानी से हुआ, लेकिन उसके बाद के बिल्स के लिए अपोजिशन ने कहा कि काउंट गलत है, उसको चैलेंज करने की कोशिश की और हंगामा आराई हमारे सामने थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर हैं शेख रशीद साहब, लाइन पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कल की जो पार्लियामान की कार्रवाई थी उससे क्या इंदिया लिया जाए। क्या बड़ा क्लियर है कि अपोजिशन फोर्सेस इस वक्त हुकूमत के बड़े अहम मामलात पे, कानून साजी के मामलात पे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल की जो हंगामा आराई हमने देखी बड़े अहम कलीदी बिल्स थे और ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से इस वक्त सभी कंसर्न हैं, पूरी दुनिया में रियासतें इस वक्त मुश्किल में हैं। अपोजिशन का रवैया और उनके इख्तिलाफात किस बात पे हैं इस वक्त? देखें, उनका ख्याल था कि उनकी अक्सरियत है। ये ऐसे ही हुआ जैसे सेनेट के चेयरमैन के लिए एक कमरे में 64 वोट थे और दूसरे कमरे में 44 रह गए। सो उनके अंदर जो है वो जो सूरत हाल है वो खुलकर सामने आई है। कल तकरीबन 30 से ज्यादा वोट उनके गैर हाजिर थे और एक ऐसा बिल पास हो गया जो हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की जरूरत थी। FATF जो है वो बहुत जरूरत थी ताकि हम ग्रे लिस्ट में आ जाएं और कहीं ब्लैक लिस्ट में न चले जाएं। सही। लेकिन उन्होंने इसका फायदा उठाने के लिए 38 में से 34 तरामीम दी मुज़ाकरात में, और उनका ख्याल था कि मनी लॉन्ड्रिंग का बिल तो वो ठीक करवा ही देंगे। सही। लेकिन उनको नाकामी हुई और मैं समझता हूँ हुकूमत का शिकंजा और तेज हो गया है। अब आप देखेंगे कि नैब के कानून में कोई तरमीम नहीं हुई, नैब की कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। ये बात मैं पहले कहता था कि नैब में तरमीम नहीं होगी। सही। और ये इस बात का सबूत है कि अपोजिशन के खिलाफ एक और आईनी और कानूनी शिकंजा जो है वो सख्त होगा। और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए जो आज कानून साजी हुई है, मेरा ख्याल है ये सारे लोग उसमें फंस गए हैं और इनका बचना मुहाल है। और अगर ये कानून साजी मनी लॉन्ड्रिंग की ना होती तो इनके लिए बड़ा एक कुशन था जो मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया है। और जहाँ तक अपोजिशन और गवर्नमेंट का तल्लक है, ये एक बड़ा ही इंतहाई अहम और इंतहाई फंसा हुआ बिल था जो कल क्लियर हो गया। और मेरा भी ख्याल कि आइंदा दिनों में कोई ऐसा और बिल होगा जिसमें कि हमें अपोजिशन की जरूरत होगी। ये बहुत बड़ा
पास किया है हुकूमत ने। शेख रशीद साहब, क्योंकि इसमें मईशत का जिक्र है, माली एहतसाब की बात की जा रही है, इंसाफ की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कल हमने अपनी स्क्रीन पे देखा, जो हंगामा आराई थी, वो प्रेशर भी रिलीज करना था? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील्स को मुस्तरद किया है, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं और कहा है कि उनको एक तरह से आखिरी तनबीह की है कि 22 सितंबर तक वो वतन वापस आए, अदालत के सामने पेश हो, कहीं उसका भी गुस्सा था आपके ख्याल में? नहीं, अगर गुस्सा करता तो शहबाज करता। शहबाज का रोल नॉर्मल था जी, और ये बात तो तय थी कि भी अगर उन्होंने पेश नहीं होना, अगर उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर नहीं करना, तो फिर उन्होंने अपील किस बात की करनी है, उन्होंने अपनी जमानत कैसे अप्लाई करनी है जब वो खुद है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सारी सूरत हाल काफी सोच का तकाजा करती है। लेकिन कल शहबाज शरीफ का रोल नॉर्मल था, बाकी पीपल्स पार्टी कल ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है अब ठीक होगी और रोज बरोज ठीक हो जाएगी, क्योंकि खुद आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह और कई लोग इतने अहम बिल पे मौजूद नहीं थे। तो मैं तो इस सूरत हाल को कल जितनी हुई, मुझे इससे ज्यादा तो कैसी कम ही शोर शराबा पड़ा है। एक आधे मेंबर की वजह से थोड़ा सा हंगामा हुआ, लेकिन जर्नली मेरा ख्याल है काम खुशसलूकी से ही हो गया। शेख रशीद साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात के हवाले से क्या है? क्योंकि हमने देखा कि कराची के मामले पे पहले भी काफी गर्मा गर्मी थी, कोविड के दौरान भी ऐसा लगता था कि एक पेज पे मौजूद नहीं है और अमूमन इसका इशारा दिया जाता था वसाइल के हवाले से। अब कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज भी आ गया है, लेकिन कल ये इख्तलाफात फिर उभर कर आए। आर दे रियली ऑन द सेम पेज, और कहीं इसकी वजह से कराची और सिंध मजीद तो सफर नहीं करेगा? मेरा नहीं ख्याल, मैं आगे से बेहतरी देखता हूँ जी। वो काफी तल्ख तल्लकात थे, लेकिन वो उस नौयत के नहीं रहे। कराची में समझता हूँ एक ये वामगत पाई जा रही है और कराची में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ने जन्म लिया है, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें फौज ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बेहतरी आएगी और कराची के मामला बेहतर तौर पर हैंडल हों। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, वफाकी वजीर रेलवे हमारे थे। कल की जो कार्रवाई हुई उस पर भी हम बात कर रहे थे, और बड़ा अहम बात यह है कि एक सिमत नज़र आ रही है इस वक्त। बहुत सारे ममालिक, रियासतें, अगर हम खित्ते में ही देखें, मैंने पहले भी इसको आपको मेंशन किया था कि हमारे साउथ एशिया में ही इस वक्त कोविड बेकाबू है। ममालिक के सामने 25%, 30% उनकी GDP गिर गई है। तो बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिला है अल्लाह के करम से कि कोविड नंबर्स नीचे आ गए हैं, हमारे पास इतनी इस्तात मौजूद है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को मरहलावार दोबारा कारोबारी जिंदगी को नॉर्मलसी की तरफ ला सकते हैं। तो इस वक्त नजर ये रखना कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या परसेप्शन है वो बड़ा अहम है। खास तौर पे अगर हम बात करें कि जी हमारी मईशत के लिए खुदा न खासा अगर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं FATF के लिए, तो इट विल बी द वर्स्ट डेंट पॉसिबल। बड़ा जी पाकिस्तान के लिए अहम वक्त है। कल हमने खारजी उमूर से भी जोड़ने की कोशिश की थी और उसका भी एक ओवरलैपिंग एरिया आपको नजर आता है, कोरिलेशन नजर आता है कि किस तरह दुनिया में तब्दीली आ रही है। चीन के और अमेरिका की जो गिरफ्त है ग्लोबल आलमी इक्तिसादी मामलात पे, उसकी वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, पाकिस्तान इज रियली एट अ क्रिटिकल जंक्चर। तो मेरे ख्याल में बड़ा अहम है और मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त ने इसी को समझते हुए FATF को अपनी अव्वलीन तरजीह इस वक्त बनाया था। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते तो आपको बताते हैं आज का दिन यानी 17 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के हवाले से मनाया जाता है और ये पिछले साल ही इसको अनाउंस किया गया। पेशेंट सेफ्टी क्रिटिकल है और तमाम हेल्थ केयर का ये मेरे ख्याल में जो बिल्कुल कहना चाहिए कि कलीदी नुक्ता यही होता है कि पेशेंट की ज़िंदगी और उसकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। साल 2020 की थीम क्या है, पाकिस्तान के लिए उसकी क्या रेलेवेंस है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पिछले साल से यानी 2019 से आज के रोज़ को यानी 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के हवाले से मनाया जाता है और इस साल तो मेरे ख्याल में हेल्थ केयर और लोगों की जान से ज़्यादा उनके लिए इलाज मुआलजे की सहूलतों से ज़्यादा कोई भी अहम इशू नहीं था। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में जो हेल्थ केयर की वल्नरेबिलिटीज़ थी उसको एक्सपोज किया, लेकिन ख़ास तौर पर जब आप इलाज की नीयत से किसी हस्पताल में, किसी क्लिनिक में
जी जनाब, ये वो अहम नकात हैं जो हम बार बार रिमाइंड करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कोविड-19 में हमने देखा कि जब तक हमारे फ्रंट लाइनर्स को, हमारे इन मुहाफ़िज़ों को आप उनके लिए उनका जो उनके रिसोर्सेज हैं, अगर उनको मास्क की, अद्वियात की, एक क्लिनिक की, ऑपरेशन थिएटर की या मुख्तलिफ नौइयत की, यानी अलग अलग बीमारियों में आपको अलग अलग वसाइल की ज़रूरत होती है, जब तक हम इनको इक्विप नहीं करेंगे इनका काम आसान नहीं होगा और ये लोगों की खिदमत नहीं कर पाएंगे। और ये मसला तमाम ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें नज़र आता है। सो दिस को रिलेशन बिटवीन कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की सेफ्टी से ही मुंसलिक है पेशेंट्स की सेफ्टी, ये बड़ा अहम है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद। आइए उनके साथ इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर उज़मा। और सबसे पहले बात की शुरुआत करना चाहूँगी वर्ल्ड पेशेंट डे सेफ्टी। पेशेंट्स ज़्यादातर जिम्मेदारी डॉक्टर्स पे डालते हैं, एक अस्पताल पे डालते हैं कि वहाँ पे अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हम कितनी अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? देखिए सिद्रा, अभी ये पैकेज में भी बताया था कि आज पेशेंट सेफ्टी डे है और ये लास्ट ईयर से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है। बेसिकली इसका मकसद जो था वो ये था कि पेशेंट को अपनी सेफ्टी के बारे में उसको ये राइट है कि उसको क्या बीमारी है, उसको जानने के उसके बारे में जानने का, उसके क्या प्रोसीजर होने जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए। इसका मकसद ये था क्योंकि ये बेसिकली हेल्थ केयर और ये जिस पेंडेमिक से हम इस गुजर रहे हैं, जो 2020 में गुजरे हैं, तो हमारी थीम भी यही है कि अगर हेल्थ केयर की सेफ्टी होगी तो वो अच्छी केयर जो है प्रोवाइड कर सकता है टू द पेशेंट को। एब्सोल्युटली। उसमें जैसे अभी शुरू में आपने भी जिक्र किया कि अपनी आगही, अपनी नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारे यहाँ एक तो ख्वानदगी बहुत कम है, लिटरेसी कम है, फिर डॉक्टर्स का अलग अलग कैलिबर है, किस किस्म की आपको मेडिकल सर्विसेज की तरफ रसाई है, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है बचपन में हम जितनी अद्वियात जो कॉमन OTCs होती थी उनको फिर निशानों से, शेर के निशान वाली गोली, तलवार के निशान वाली गोली और उसका इस्तेमाल का तरीका बताया जाता था। क्या हमारे इर्द गिर्द जो प्रैक्टिसेस हैं, अव्वलीन तरजीह होती है पेशेंट्स की अपनी सेफ्टी को, अपनी हिफाजत करना? देखिए इसमें सुधरा क्या होता है कि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, दवा लिख के दे दी। अब ये पेशेंट का भी राइट है वो जाने कि ये दवा मुझे कब लेनी है, किस टाइम लेनी है, कब मुझे छोड़नी है, यानी कि ये उसके क्वेश्चन करे। और ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रॉपर लिख के दे कि आपको इतने टाइम लेनी है, खाने के बाद लेनी। मतलब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमें कब लेनी है और हमें ये कब छोड़नी है। होता है उनको पता ही नहीं होता, वो महीना महीना ले रहे होते हैं। एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है जो कि मैक्सिमम साइट पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम भी हम 21 डेज तक देते हैं। लेकिन पेशेंट को फिर कभी उस तरह का, अगर इस तरह का हुआ तो वो बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए, या डॉक्टर को भी ये बताना चाहिए कि आपने दोबारा बगैर मशवरे के ये इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए आपको बताएं कि जो मरीज़ हैं, जो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ उनकी मुश्किलात होती हैं, कभी किसी के पास पैसे कम होते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा होगी, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स जो आप अपनी हिफाजत के हवाले से करते हैं, आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या अगर आपने 2 महीने पहले आपको ज़ुकाम या कोई तकलीफ़ लाहक हुई थी, आपने डॉक्टर को मिला, आपको एक दवा 10 दिन के लिए या 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की गई और आपने उसका इस्तेमाल जारी रखा बहुत देर मुद्दत तक। तीसरी बड़ी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि अद्वियात को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते। उज़मा, हमने आपके साथ एक बड़ा फेमस सेगमेंट किया था, बड़ा वो वायरल भी हुआ था, फर्स्ट एड बॉक्स का। मुझे बड़ी हैरत होती है कि अमूमन घरों में हमने फर्स्ट एड बॉक्स को किचन में रखा हुआ होता है, जो सबसे गर्म तरीन जगह है। तो ये भी तो अपनी, यानी उसमें रखी हुई जो दवा है उसका तो बिल्कुल ही बेहाल हो जाए, हालांकि उस पर लिखा हुआ भी होता है। दूसरी एक मिस्टेक शायद ये करते हैं, एक दफ़ा फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के बाद हम कभी उसकी एक्सपायरी भी चेक नहीं करते कि वो अगर वो यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, महीने भर कोई इस तरह का नहीं होता, आपकी मेडिसिन आपके बॉक्स में पड़ी रहती है। तो कभी एक अचानक से कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, ऐसा कोई वाकया हो जाए, तो सबसे पहले आप एक्सपायरी देखें, क्योंकि बजाय हम उसको फर्स्ट एड करने के, अल्लाह ना करे कोई रिएक्शन कर गया, उसने बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स दे दिया, तो फिर वो बड़े ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। एक बड़ा कॉमन मिस्टेक हम ये भी करते हैं कि हम अगर अपने आप में पहले तो ये आदत नहीं डालते कि दवा की हम एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते, लेकिन अब कुछ लोगों में शऊर आ गया है, अगर आप हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके भी दवा लेते हैं तो एक और चीज़ जो उस पर लिखी होती है, एक अगर आप उसको गौर से देखें, एक डब्बा या ढक्कन खुला हुआ एक कंटेनर बना होता है जिसके ऊपर 12, 6, 18, 24 लिखा होगा। ये बेसिकली आपको बताता है कि ये दवा के खुलने के कितने अरसे के बाद तक आप इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मज़ीद वजाहत कर दूं कि हो सकता है एक्सपायरी डेट 5 साल बाद की हो, लेकिन एक दफ़ा जब उसकी बोतल को या डब्बे को आप खोल लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन और हवा से, सनलाइट से वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसकी मुद्दत इस्तेमाल काफ़ी कम होती है। यानी वो फिर एक्सपायरी डेट 5 साल तक वो वैलिड नहीं है। बोतल खुलने के अगर 18 लिखा है तो इसका मतलब है 18 माह के अंदर अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है, 6 लिखा है तो 6 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है उस्मा जो हम करते हैं कि 2 साल बाद एक सिरप ने एक्सपायर होना है, लेकिन उसका इस्तेमाल खुलने के बाद आपने 2 महीने में करना था, फ्रिज में पड़ा है तो बाद में कर लें। ये आप पॉइंट आउट करेंगे लोगों को? देखिए वही, जब तक हमने उसको खोला नहीं तब तक तो वो सेफ है, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट दी हुई जब तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने एक दफा खोल दिया तो विद इन 7 डेज या विद इन 14 डेज वो, और प्रॉपर स्टोरेज के साथ, ये नहीं कि 14 और 7 डेज में भी आपने उसको सही से उसका लिड जो उसका ढक्कन होता है बंद नहीं किया आपने, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गई तो वो एफिकेसी ऑफ द जो क्या कहते हैं अफादियत होती है दवा की, वो मुतासिर होती है, तो फिर हमें वो जो नताइज जो रिजल्ट्स मिलने होते हैं वो नहीं मिलते। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को उनको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से वो साइड इफ़ेक्ट्स उनको ज़्यादा प्रोन हैं, ये पता नहीं होता। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, डॉक्टर पे या पेशेंट पे? क्योंकि कई दवा आपको अगर प्रिस्क्राइब की जाए तो आपका सिवियर उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। क्या हर डॉक्टर को हर दवा का साइड इफ़ेक्ट पहले बताना चाहिए, उसकी अलामात पहले बतानी चाहिए? ब्लड प्रेशर की कई दवाइयाँ होती हैं, डायबिटीज़ की कई दवाइयाँ होती हैं कि जब आप उसको इस्तेमाल करें तो डॉक्टर का आपको ये बताना कि इसको आप खाकर आपको हो सकता है ये ख्वाब आवर है, आप कोई मशीन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, या फिर इसकी वजह से आपको थोड़ी सी बेचैनी महसूस होगी, आपको बीपी हाई हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ये सब बताना अहम है। देखिए सिद्रा, यही बात होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई गले में दर्द हुआ था और मैंने कहा तुम ये दवा खा लो, ठीक है, अब क्या हुआ जब आप उसने वो दवा खा ली, अब मुझे तो शायद उस दवा से कोई एलर्जी नहीं थी लेकिन उसको एलर्जी थी, तो उसमें वो रिएक्शन आ गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग बार बार ये इस बात को फोकस करते हैं कि आप अपने फिजिशियन के पास जाओ, फिजिशियन आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, आपके पास्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, या आपके फैमिली हिस्ट्री तो इस तरह की नहीं, फिर वो आपको देख के सोच समझ के फिर वो मेडिसिन देगा, ठीक है। एक मेडिसिन जो आपके लिए सुटेबल है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, क्या पता मेरे बैक एंड पे बहुत सारी अंदर मेरी डिजीजेस चल रही हो या मुझे पता ही ना हो, ठीक है, और आपने वो खाई, और हमारा ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हम ये कहते हैं कि यार मैंने ये दवा खाई थी, तुम भी खा लो, तुम भी ठीक हो जाओगे, यानी ये बिल्कुल मशवरा, मुफ्त मशवरा, आपको लग रहा है कि दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जो कि कभी फायदेमंद होता है और कभी बड़ा लेने के देने पड़ जाते हैं कि बड़ा आखिरी बात, आई विश कि इस पे ज्यादा हम टाइम स्पेंड कर पाते, बट उस्मा थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टिप्स एंड द गाइडेंस। एक और बात बस कहती चलूँ कि हम इंजेक्शन के हवाले से वैक्सीनेशन के लिए तो अब बड़े पर्टिकुलर हो गए कि नई सिरिंज फौरन ही उसी वक्त खुलवाई जाए, लेकिन थर्मोमीटर वो भी बड़ा अहम है जी। घरों में अगर हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, किसी एक बंदे के इस्तेमाल के बाद उसको स्टरलाइज करके रखें। क्लिनिक्स में भी इस बात पे एम्फसाइज करें। अब तो कई जगह आपको डिस्पोजेबल थर्मामीटर मिलता है, यू नेवर नो इससे पहले किसने इस्तेमाल किया, बल्कि ख़ानदान के मुख्तलिफ लोग भी एक ही थर्मामीटर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, हम कवर कर रहे हैं किस तरह से अब पाकिस्तान वेलकम कर रहा है अपने तलबा को वापस तालीमी इदारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो कि मरहलावार खुलने जा रहे हैं। इसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी वेलकम किया और शाबाशी दी स्कूलों को और तमाम महकमा तालीम से वाबस्ता लोगों को कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है। लेकिन एक बड़ा कलीदी स्टेक होल्डर प्राइवेट स्कूल्स का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था, वो भी हमने आपको सुनवाया। पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या तैयारी है आपको बताया। लेकिन आज जरा बात करेंगे पेरेंट्स से। हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फेडरेशन जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, और इस वक्त वो मेरे ख्याल में तमाम ही पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जब इस बात पे सरापा एहतजाज हैं कि स्कूल्स रीओपन तो हो रहे हैं लेकिन एक दफ़ा फिर फीस में हमें हाइक नज़र आ रहा है। इसकी ज़रा बैकग्राउंड में आपको ले चलें तो बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे जी कि फ़ीस को, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को कम किया जाए, लेकिन
अब 4-5 माह की इस ब्रेक के बाद जिसमें स्कूल्स नहीं खुले, उनके लिए भी अपने एक्सपेंसेस को मीट करना मुश्किल था। जब बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं तो पेरेंट्स को मिला है एक चालान जिसके अंदर ओरिजिनल फीस के ऊपर भी 5 से 15% हाइक दिखाया जा रहा है ताकि स्कूलों को तैयार किया जा सके कोविड के लिए। तो पूछते हैं इस पे प्रोटेस्ट का असल मौक़िफ़ क्या है और क्या उनको लगता है इस पे उनकी कोई सुनवाई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल की है, ये नोटिस कब मिले और आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? देखें, ये हमारा जो मौक़िफ़ है इसमें बहुत क्लियर है कि जिस अरसे में स्कूल नहीं खुले उस अरसे की फ़ीस हम नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने तो 20% का कहा था, लेकिन इस वक्त सूरत यह है कि 20% कम करने के लिए भी तैयार नहीं है। 5 से 15% जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही, इंक्रीज़ और एनुअल फीस भी दें साथ में। सही। किताबें भी लें, कापियाँ भी लें। बस्ते उन्होंने 2 महीने पहले बेचने शुरू कर दिए थे। हमारा सीधा मौक़िफ़ है कि पेरेंट्स को एक बात हमें समझ में आ गई है और सबको समझ भी लेनी चाहिए जिसकी समझ में नहीं आई है कि ये साल हमारा ज़ाया हो चुका है बच्चों का। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे का साल ज़ाया हो चुका है, हो जाएगा अगर आप फ़ीस पूरी जमा नहीं कराएंगे। तो ख़वातीन ज़ाहिर माँ बच्चों का ज़्यादा ख्याल करती है, तो ख़वातीन हर घर में झगड़े शुरू हो गए कि फ़ीस जमा कराएं, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा मौक़िफ़ यह है कि ये मार्च टू मार्च आप स्कूल जो है, और दूसरी बात है आज भी देखें 544 या 534 केसेस रिपोर्ट हुए कोरोना के। अब बच्चा कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर है। 1 से 17 साल तक के बच्चे को कोरोना से ख़तरा नहीं, लेकिन जब वो घर जाएगा तो घर वालों को वो कोरोना लगा। तो आपको जल्दी क्या थी स्कूल खोलने की? अच्छा, मैं इस पर नदीम साहब आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी। मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए और मुझे प्राइवेट स्कूल्स की एक बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी हमने गैलप सर्वे कराया है, 84% पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल वापस भेजा जाए। इसमें कोई उन्होंने मुझे फ़र्क नहीं बताया। गैलप की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं कि इसमें प्रोविंस वाइज क्या डिफरेंस है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल का क्या डिफरेंट है, लेकिन हर पेरेंट जिससे मैं पर्सनली बात कर रही हूँ उसके तहफ़्फ़ुज़ात है, वो अपने बच्चे को इस वक्त भेजने के लिए तैयार भी नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा काम है, आप इसको मामूली बात ना समझें। 2.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में और 5 करोड़ बच्चा सरकारी स्कूलों में जाता है। इनकी फ़ीस अगर आप 5,000 रुपये एवरेज भी रख लें तो, जबकि 10,000 है, 5,000 नहीं है, तो ये 12.5 से 25 खरब रुपए की फ़ीस है जो इन्होंने लेनी है। तो इस किस्म के सर्वे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, आपको पता है। मैं आपको अपने मौके पर बताऊं कि ये साल ज़ाया हो चुका है बच्चों का। आप अगले साल हमको बच्चे को पढ़ाएं और पूरा साल पढ़ाएं। अगर अभी आपने चंद अरसे जो 150 दिन का या 45 दिन का जो सैयद गनी साहब ने दिया है कि ये हमारा एजुकेशन सेशन होगा, इसमें क्या बच्चा पढ़ेगा? 3 महीने तो बच्चे को पबजी से उतारने में लगेंगे, जो हर बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया है, वो स्क्रीन एडिक्टेड हो गया है। तो ये सीधी बात है। अब ये सिर्फ एक चीज़ है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये स्कूल खुलेंगे। आज भी 2 स्कूल मैं देख रहा था आपके चैनल पर ही उन्होंने सील किए कि वो बच्चे प्राइमरी भी पढ़ा रहे थे। स्कूल वालों को हर हाल में फ़ीस चाहिए। देखिए, मुझे तो 2-3 बड़े अहम नकात मैंने अपने शो में कई दफ़ा उठाए और मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिलता। नंबर 1 ये कि हम फ्रीज हाइक की बात कर रहे हैं, स्कूल्स हमें बार बार ये बता रहे हैं कि कोविड-19 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या तैयारी है? किसी भी अच्छे स्कूल से ये आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स वॉशरूम हो उसमें साबुन मौजूद हो। अगर आप सैनिटाइज करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो सैनिटाइजिंग के आप पैसे मांग रहे हैं ज़्यादा। मैंने यहाँ तक पूछा नदीम साहब किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब से कि क्या आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि स्कूल का तमाम अमला कोविड-19 टेस्टेड है? तो उन्होंने कहा कि ये तो जी बड़ा एक महंगी अंडरटेकिंग होगी, हम इसके लिए पाबंद नहीं हो सकते, हम रैंडम टेस्टिंग करा लेंगे। लोग ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड-19 पे काबू पाया है और हो सकता है 1 से 17 साल का बच्चा ज़्यादा वल्नरेबल ना हो, लेकिन हम जिन फैमिलीज़ में रहते हैं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, बड़ी एज के भी लोग हैं, बच्चा अगर कैरियर बनता है और घर में बीमारी को ले आता है तो फिर उसको कौन लुक आफ्टर करे? कोई लुक आफ्टर नहीं कर सकता जी। खासतौर पर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो बड़ा शदीद ख़तरा है। तो जब हमने मुख्तलिफ प्रिंसिपल से मिला, सब लोगों से मिला, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वगैरह से 1-2 से भी मुलाकात हुई, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते, आप अपना बच्चा ले जाइए, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जाइए सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। 17 लाख टीचर्स में से 16.5 लाख को तनख्वाह नहीं मिली है।
और जो 50,000 टीचर्स हैं उनको भी 50%, इवन मैं नाम अगर आप कहें तो मैं ले लूँ स्कूलों के, कि जो बड़े सिस्टम्स हैं बीकन सिटी वगैरह में, वहाँ पर भी जो है वो 50% तनख्वाहें दी हुई हैं। फिर कहते हैं जी बिजली का बिल है, ये है वो। एक स्कूल है छोटा जिसकी 5,000 फीस है, 27 करोड़ रुपये वो हमसे लेते हैं पेरेंट्स से, और उनका खर्चा 7 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये सालाना अगर आप कमा रहे हैं तो आप अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे सकते। और चले गुड ओल्ड टाइम्स में अगर आपने कमा लिया, ये तो इमरजेंसी का वक्त है। मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आती कि आप स्कूल्स बेशक खोलें, आप बच्चों का, तुलबा का नुकसान नहीं करना चाहते तो फिर फ्री स्कूल खोल दीजिए, आप फौरन उनको क्लासेस में वेलकम कीजिए, उनको वो तमाम सहूलतें दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात मुझे ये बताइएगा, तमाम पेरेंट्स तो अपने बच्चे को अपनी गाड़ी पे, अपनी सवारी पे नहीं छोड़ते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिस पे बच्चा जाएगा, उसमें हम कैसे यकीनी बना रहे हैं कि डिस्टेंसिंग भी होगी, वो जो वैन्स हैं, जो बसेस हैं, वो सैनिटाइज्ड हैं या नहीं, डिसइंफेक्टेड हैं या नहीं? आप बस देखें, आप हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर तो भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को वैन्स में लेकर जाया जाता है, सीएनजी के सिलेंडर पे बिठा के लेके जाते हैं, वो फिर सीएनजी यूनियन बन गई है। और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो ताज़ा तरीन है, वो स्कूल वैन्स एसोसिएशन बन गई है। वो ये कहते हैं जी हम नहीं लेकर जाएंगे अगर पिछले सारे पैसे नहीं देंगे आप हमें। वो भी सारे पैसे मांग रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी स्कूल ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देगा जब तक वो फीस पूरी नहीं पे करेगा, और अगर आप फीस पूरी नहीं करेंगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी। इस वक्त हम लोग जितने टेंशन में, पूरी दुनिया को कोविड से नुकसान हुआ, पूरी दुनिया को। सिर्फ ये वाहिद स्कूल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस जो हैं या प्राइवेट स्कूल से, वो कहते हैं हम जी कोई नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी एक्सटॉर्शन है। आप देखें कि पेरेंट्स पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कभी कभी 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं। लेकिन अगर अच्छे स्कूलों का रवैया ये होगा कि आपसे और मेरा नाश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है नहीं करता, अगर वो बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन होल्डर है तो भी उसको मार्केटिंग गिमिक के तौर पे यूज करते हैं कि उसकी तस्वीर जगह जगह लगा देते हैं कि हमारे बच्चे ने जी ओ लेवल्स में या किसी भी मद में मैट्रिकुलेशन में टॉप किया है। लेकिन आज जब ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, यानी सिर्फ मेरे ख्याल में स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है ना जिन्होंने नफ़ा नहीं कमाया है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम अपनी हिफाजत करें और अपने मौलिज की हिफाजत भी कहीं ना कहीं आप पे आयद होती है, क्योंकि अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए ख़ास तौर पे कोविड-19 के तनाजुर में, तो आप अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, बल्कि अपने मौलिज के लिए भी नुकसानदेह और ख़तरनाक हो सकते हैं। और आखिर में जी फ़ीस हाइक का मामला जो अपने आप में एक दर्द सर बना हुआ है पेरेंट्स के लिए। अचानक से दोबारा उन तक ये चालान, ये नवीद पहुँची है कि आपने फ़ीस जमा करानी है वरना बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा। इन तमाम इश्यूज़ को और इसके अलावा भी जितनी हम हेडलाइंस देखते हैं, कल परसों एक बड़ा अफसोसनाक सानहा लोगों ने देखा, KDA के 2 ऑफिसर्स को उनके अपने दफ्तर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। फिर हम शादवानी साहब का बयान देखते हैं कि कराची की किसी भी तारीखी बिल्डिंग को किसी इदारे के हवाले नहीं किया जाएगा। ये तमाम मिरियड ऑफ सोल्यूशंस, ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स, ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम पे से एतबार उठता चला जा रहा है। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या कोई सिस्टम राइज भी है, क्या कोई सुनवाई भी है, क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि ऐसा लगता है एक ख़ास तबके के लिए रातों रात इन रूल्स को बेंड भी कर दिया जाता है। तो एक आम आदमी फिर तसव्वुर करता है, क्वेश्चन करता है कि अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो तो मैं कौन सा दर खटखटाऊँ। हर एसोसिएशन, हर ग्रुप में ऐसा लगता है कि एक इनसाइड क्लब है जिनके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को इसी तरह के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसमें अटका दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। कई दफ़ा आप ये देखेंगे कि मुहिम शुरू होती है, लोग आवाज़ उठाते हैं और फिर यकायक बीचों बीच ही वो मुहिम दम तोड़ देती है। हमने बहुत सारे जब एक ख़ास इलाका प्रोटेस्ट कर रहा था कि जी टैक्सेस का जवाब दें, हमें बताएं पैसे किधर गए, हमारा मालो ज़र डूब गया, हमारा घर डूब गया, एंड विद इन अ कपल ऑफ डेज़ इट्स जस्ट फिज़ल्ड आउट। मोटरवेव थाने हैं के ऊपर लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई, आज हमारे लिए मसले कुछ और हैं।
क्या हम हमारा अपना जो समाजी रवैया है, क्या हम समझते हैं कि हम खुद भी किसी चीज़ पे मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर पाते? क्या हमारी प्रोटेस्ट, हमारा आवाज़ उठाना सिर्फ एक आर्टिफिशियल गिमिक होता है, वक्ती गुस्सा होता है, जज्बाती फ़ैसला होता है जो यकायक फिर ठंडा भी पड़ जाता है, या हम किसी और तरफ लग जाते हैं, या हमें सर्वाइवल में ही उलझा दिया जाता है? लोग कहते हैं कितने दिन निकल के प्रोटेस्ट करोगे, अपनी दाल रोटी का इंतज़ाम कर लो। तो ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिस पर आज हम बात करना चाहेंगे। क्या आप सिस्टम पे यकीन रखते हैं और सिस्टम में बेहतरी की कोई गुंजाइश समझते हैं? कोई मसीहा, कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप समझते हैं कि आपके दर्द का मदावा करेगी? ये जी हमारे अहम सवालात हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी कारकुन हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज़ पे पल्स ऑफ द नेशन को जानते हैं, जनाब ज़फ़र अब्बासी साहब फ्रॉम द JDC। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद होने का। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब भी। कानून की बात हो, लोगों की इंसाइट की बात हो, सालों का तजुर्बा है जी, इंसानी रवैयों को भी समझते हैं, समाज को भी, और ऑफ कोर्स कानूनदान तो हैं ही। आपको भी वेलकम करना चाहेंगे शो में। ख्वाजा साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, वक्ती गुस्सा होता है, हम में खुद मुस्तकिल मिजाजी नहीं हैं, या फिर हमारे जो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे जो अपने इश्यूज़ हैं, वो इतने बटे हुए हैं जो हमें एक साथ होने नहीं देते? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ हम लोग इतने मसाइल का शिकार हैं और वक्ती गुस्सा, और जैसे कोई चीज़ देखता है फौरी तौर पे रिएक्ट करता है। ये हमारे अंदर सिस्टम बना हुआ है, इन बिल्ट है। तो जो ना कर सके, समझो कि वो या मरीज़ है, या उसमें हिस्स नहीं है, या हिस्से लताफत नहीं है, या कोई समझे छठी हिस्स उसकी मर गई है, कोई बात है, कोई वो हसास इंसान नहीं है। तो गुस्सा तो फ़ौरन आता है। फिर गुस्से के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो प्लान करते हैं कि चले जी हम प्रोटेस्ट करें। आप देखते हैं जैसे अक्सर 2 तलवार पे या 3 तलवार पे ख़वातीन आ जाती हैं किसी सोशल इश्यूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करने, और प्ले कार्ड्स लेके वो खड़ी भी होती हैं, अपने घर छोड़ के आती हैं, अपने बच्चे छोड़ के आती हैं, वक्त निकालती हैं, और फिर वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पार्किंग ढूंढना वो कोई आसान काम नहीं है। 1-1 मील दूर पार्किंग मिलती है क्लिफ्टन के इलाके में। फिर क्या, अभी जैसे कैंटोनमेंट का आपने जिक्र किया कि वो लोग आए और फिजल आउट हो गया। अब उसमें बदमाशी क्या हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि कैंटोनमेंट वालों ने उन शुरफा के खिलाफ, जिसमें रिटायर्ड फौजी भी थे, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, ज़्यादातर मैंने फोटोएं जो देखी वो निकरे पहने हुए, और वो जो 65 साल के 70 साल के ब्यूरोक्रेट है, कोई ग्रेड 22 से रिटायर हुआ है, कोई ग्रेड 21 से रिटायर हुआ है, उनके खिलाफ FIR कटवा दी। अब बताइए ना, पहले तो मैं हैरत है मुझे SSP साउथ पे, DIG साउथ पे, कि आपके होते हुए मतलब ये इस तरह के इशू के ऊपर FIR कट कैसे गई? वो निहत्ते लोग सिर्फ अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने आए थे, अब आप वो भी रिकॉर्ड नहीं कर। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी ज्यादती तो हो रही है ना। देखें, बहुत छोटे मुतवस्सित इलाकों में लोग साला साल ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ जी पानी की लाइन नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमारे यहाँ पानी खड़ा है। वो तो इनके यहाँ तो सिर्फ FIR जमा हुई है, वो तो उठा लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं, वो बेचारे अपने हक के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 wrongs मेक अ राइट, या ये इनके साथ हुआ है तो पहली दफ़ा। यहाँ जो हमारा जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये कि हम निकलते हैं जज्बाती होके, हम एक चेंज की बात करते हैं, उसके लिए अपने एफर्ट्स को फोकस करने की बात करते हैं, फिर क्या वजह होती है? ये हम डर जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं कि हम उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। बड़े बड़े दुनिया के मुल्कों में हम देखते हैं कि अपराइजिंग हुई है। क्या हमारे मसाइल बटे हुए हैं या हम खुद मुस्तकिल मिजाज नहीं है? ज़फ़र भाई, आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखें, बात यह है कि जब गुज़िश्ता साल बारिशों से पहले वाली बारिशों में इसी शहर में लोग दर्जनों के हिसाब से मरे किसी एक इदारे की गफलत की वजह से, तो मैं देखता आ रहा था एक अरसे से कि उस इदारे की गफलत की वजह से हर बारिश में बहुत लोग मरते थे। तो मैंने आवाज़ उठाई, मैं लोगों के घरों पे गया, मैंने उनकी लाशें दफन होने से पहले MLO करवाया, FIR कराई उस इदारे के खिलाफ। उसके बाद उस इदारे ने मुझ पर पाबंदी लगवा दी। आज 1 साल से ऊपर हो गया, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ और मैं ना उस इदारे का नाम लेता हूँ, ना उसके खिलाफ बोल सकता हूँ, और पेशियाँ भी भुगत रहा हूँ, और उनके वकील मुझ पर कभी कंडम ऑफ कोर्ट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मैं वो भी भुगत रहा हूँ। तो बात इतनी सी है कि अगर हम कभी निकलते हैं किसी के खिलाफ या आवाज़ उठाते हैं, तो अगर पीछे वाला मजबूत है और वो फिर जो करता है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये बात है कि बस जिन लोगों ने हिम्मत की है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की,
या सिविल सोसाइटी या आम लोग जो तो अपनी जगह आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन ये माफियाज इतने ज्यादा मजबूत हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं किस माफिया की बात करूं, मैं किसकी बात ना करूं? आप मुझसे बात करें, आप मुझसे ट्रांसपोर्ट माफिया की बात करें, आप मुझसे गोश्त माफिया की बात करें, आप मुझसे दूध माफिया की बात करें, आप मुझसे बिल्डर्स माफिया की बात करें, आप मुझसे किसकी बात करेंगे? आप जिसकी भी बात करेंगे, सब अपनी मनमानी है सबकी, सबका अपना सिस्टम है, सब अपने निजाम, अपना जाती, सबने अपने जाती सिस्टम बनाए हुए हैं, सब अपनी बात करते हैं। अगर उन पर कोई हुक्म डाला जाए तो वो उस पर स्टे ले लेते हैं। मतलब अब एक आम फैमिली या आम पेरेंट्स या आम आदमी बेचारा जो पहली मार्च के लिए उलझा हुआ है, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी महंगाई हो गई है, तनख्वाहें वही हैं, रोजगार जाने का खतरा है, सेठ नाराज हो जाएगा। लेकिन जफर भाई, फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक किताबी बात बनकर रह गई है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है? इसका करेक्टिव मेजर क्या है? यानी अगर ओहदेदारान मौजूद हैं, वो अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं पार्लियामान में जिनको हम खुद वोट देकर आते हैं, अगर हमारी ही सुनवाई नहीं है, हम इतने बेबस हैं, अगर सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको हम करेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ये 12वां साल है हमारा जमहूरी हुकूमत का, यानी तीसरा टर्म हम देख रहे हैं। 2 टर्म्स की तसलसल के बाद हमें तो इस वक्त काफ़ी चीज़ों में मजबूत हो जाना चाहिए था, करेक्टिव चीज़ें हो जानी चाहिए थी, कोई एक क्लियर डायरेक्शन नज़र आना चाहिए था। ख्वाजा साहब, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? बस बात आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि हमारे अंदर जो क्या कहते हैं कि फुकदान है बहुत सारी चीज़ों का, और प्लस ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो लोग दोज हु मैटर, पढ़े लिखे लोग, इल्म वाले लोग, तालीम जिनके पास है और जिनकी थोड़ी से है, उनके पास वक्त की बहुत कमी है। और फिर वो इस तरह की बातें कर नहीं सकते कि जैसे ये FIR कटी तो अब वो जाके ज़मानतें करवाएं, फिर वकील करें, फिर वो अदालतों की तारीखें भुगतें हैं। जैसे अभी भाई ने बताया कि 1 साल से अव्वल तो इनके बयानात पे पाबंदी है, फिर इन पे रोज़ कंटेम्प्ट भी लग जाती है और फिर तारीखें भी भुगत रहे हैं। तो फिर आम आदमी जो है ना जी, वो इस चीज़ से भाग जाता है। अच्छा, माफिया जो होती है ये बहुत मजबूत होती है, उन्होंने अपने मंथली बेसिस पे लीगल एडवाइज़र रखे हुए होते हैं, उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं करनी होती, सिर्फ लब हिलाना होता है, अपने वकील को एक फ़ोन उठा के कहना होता है कि ये फ़लाँ आदमी को आप नोटिस इशू कर दें, ये फ़लाँ आदमी को रगड़ दें। तो उनका तो वो तनख्वाह वाला या रिटेनरशिप वाला वकील है, वो बैठा हुआ सारी मशीनरी को हरकत में ले आएगा। अब जिस बंदे को बेचारे को आवाज़ उठाने की पादाश में जिसका वो सर कलम किया जा रहा है या जिसको दबाया जा रहा है, तो वो शख्स तो फिर बेचारा पहले तो पैसे ले आए, फिर वो वकील के दफ्तर ढूंढे, फिर वकील के पास अच्छा ख्वाजा साहब, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे ये नज़र आती है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों की जिनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, सही तरीके से शॉर्टकट से किसी भी तरह वो बहुत मजबूत हो गए हैं और वो एक बहुत बड़े कंजंक्शन या नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि इस तरह के जिस भी शख्स की आप बात करें, जिसको शायद आप अंदर से जो ना आप उसे खार भी खाते हैं, आप उसको इतना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे माशरे में एक रॉबिन हुड फिनोमेना भी है। अगर वो कहीं से पैसे या ताकत को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरी तरफ एक आर्मी आपको नजर आएगी, एक बहुत बड़ा कुनबा नजर आएगा जिसको वो सपोर्ट भी कर रहा है और जो उसके हामी है, क्योंकि वो उनका घर भी चला रहा है, उनको सपोर्ट भी करता है, उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज मुहैया करता है जो शायद उनको ना मिलती। तो हम इस रॉबिन हुड फिनोमेना पे बात करेंगे कि वो कई लोगों का मसीहा भी है, लेकिन वो शॉर्टकट्स भी ले रहा है। तो ऐसा शख्स अच्छा है, बुरा है, उसकी हमारे माशरे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं कि किसी भी ऐसे शख्स को जो आप समझते हैं कि कानून की पासदारी नहीं कर रहा, सही गलत तरीके से उसने बहुत सारा माल ज़र और रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं, एक तबका आपको बहरहाल उसकी हिमायत करता हुआ भी मिलेगा और कहा जाएगा कि दिल का बहुत अच्छा है, मदद बहुत करता है। तभी ये माफियाज़ का एक अजीब स्ट्रेंज फिनोमेना है। इनके साथ भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या इनके हामी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि डर या खौफ की वजह से या किसी बाहिमी मकसद की वजह से इनके साथ हों। अक्सर इनको कहा जाता
जाता है कि ये बेलौस लोगों की खिदमत भी करते हैं। अब फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इनका इमेज या इनके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सिस्टम में जो इनकी वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं या सिस्टम चल नहीं पाता, उस पर फिर हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? क्या बड़ी मुश्किल के बजाय हम छोटी मुश्किल से इक्तफ़ा कर लें, इन पावर हाउसेस को, इन कंट्रोल मैकेनिज़म्स को अपनी जगह रहने दें? अब इस डिस्कशन को हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं लाइफ कोच हैं जी तानिया जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम तानिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। सित्रा, कैसी हैं? तानिया, क्या कहेंगी ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है, आप देखें किसी भी शख्स की अगर बुराई की जाए और कहा जाए कि इसने गलत तरीके से अपने आप को बड़ा पावरफुल बना लिया है, सिस्टम को ये मानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक तबका होगा जो उसको अपना मसीहा मानता है। देखिए, वो प्रायोरिटाइजेशन है यहाँ पे सित्रा। मेरे लिए वो शख्स शायद बुरा नहीं है क्योंकि मेरा उसके साथ ऐसा रिश्ता रहा नहीं है या मेरा उसके साथ काम का ऐसा सिलसिला रहा नहीं है, और मेरा सिर्फ एक लेने का रिश्ता है, तो मेरे लिए तो वो शख्स बहुत अच्छा होगा कि वो मेरी मदद करता है, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन उस शख्स ने उस जगह पे आने के लिए जितने लोगों का हक मारा है और जितने लोगों के जितनी स्टेजेस जिस तरह से क्रॉस किए हैं और जिस तरह से उसने अपना रास्ता बनाया करियर का, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर मैं उस शख्स को उसका पास जानते हुए, उसका रास्ता जानते हुए अगर उसको सपोर्ट करूंगी तो आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट करप्शन। मैं भी उसका सपोर्ट कर रही हूँ और मैं उस करप्शन का पार्ट बन रही हूँ। यानी आप पॉइंट आउट कर रहे हो तानिया कि फाइनेंशियल करप्शन ही करप्शन नहीं होती, मॉरल करप्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें आप देखें कि हमारे हर ड्राइंग रूम में जहाँ ये गुफ्तगू हो रही होती है कि सिस्टम बहुत खराब है, सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं है, हम इस सिस्टम के शॉर्टकट्स भी खुद ढूंढ रहे होते हैं। हम किसी भी अहम इदारे में कॉन्टैक्ट तलाश कर रहे होते हैं ताकि हमारी पानी की लाइन आ जाए, हमारे गैस के मसले हल हो जाएं। ख्वाजा साहब, फिर क्या कहेंगे, सिस्टम खराब है या हम खराब हैं? नहीं, वो देखें, हम इसका पार्ट है ना, तो अब हम बिल्कुल पारसा तो हो नहीं सकते ना। हाँ। और जब आप उस सिस्टम के पार्ट हैं तो आपके अंदर भी वो सारी कमजोरियां इन बिल्ट हैं, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ठीक होता है तो आपकी भी फिर ओवरहॉलिंग होगी। लेकिन आप सिर्फ अपनी ओवरहॉलिंग करके ले जाएं और आप लाइन में खड़े हो रहे हैं और लाइन चलती नहीं है और आगे से लोग आते हैं और अपना काम कर करके जाते रहते हैं, पता चलेगा आज शाम को घर वापस आ जाएंगे, बीवी पूछेगी करके आए हो, बोला नहीं मेरी बारी नहीं आई, तो हो गई फिटे मुंह, फिर लेने क्या गए थे, घर में सफाई कर लेते। ठीक है जफर भाई, आप क्या कहेंगे? आप आम आदमी का दर्द समझते हैं, उसके लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर देखें हमें अपनी गलतियों को भी एडमिट करना चाहिए। हम बतौर माशरा किस तरफ जा रहे हैं, हम इस आम आदमी के लिए मेहनत करते हैं, इनकी आवाज बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें इनका भी एहतसाब किया जाए तो हर मुतवस्सित इलाके में, हर लो इनकम एरिया में आपको बिजली की चोरी, पानी की चोरी, गैस की चोरी मिलेगी। अब वो बेशक जरूरत के तहत कर रहा है लेकिन चोरी तो चोरी है। नहीं है, मैं आपको बताऊं, देखें मसला ये है, बिजली की चोरी अगर कोई कर भी रहा होगा ना तो आप मुतमईन में पैसा ले लेंगे। और जहाँ तक रही बात गैस की, तो भाई गैस कराची मेगा सिटी में कभी बंद कर देते हैं, कभी सिलो आती है, कभी कुछ। और बात इतनी सी है कि आप नहीं दे वैसे किसी को रिश्वत, आप अपने घर के बाहर सिर्फ एक सुजुकी बजरी उतारे घर बनाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कैसे नहीं देंगे, किस किस को पैसे, कौन सा इदारा नहीं आता, सबको मालूम है। उसके बाद आप चाहे किसी भी इदारे में चले जाएं, नक्शा पास कराने, घर का कुछ भी करने चले जाएं, कुछ भी करने, आपको उसके लिए पैसे देने हैं। आप लाख चालान बनवा लें बैंक पे जाके गवर्नमेंट के, कौन करेगा आपका काम? हम भी देख लेते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए इदारों में लोग, भाई उन्होंने वो सीटें खरीदी है पैसे देके, तो वो आप भले कितनी बड़ी पर्ची लगवा लें, जिसके पास भी आप जाएंगे तो वो आपसे इस तरह बोलेगा कि यार आपके बदले मुझे देने पड़ेंगे फिर ये पैसे। जफर भाई, आपकी बात देखें, मेरा कहने का मतलब है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ये आम आदमी ठीक है, उसको जगह जगह जाके रिश्वत देनी पड़ेगी, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये सब्जी का रेड़ा भी लगा रहा है तो उस रेड़े में ये खुद भी नाइंसाफी कर रहा है, उसमें ये भी तोल कम करके दे रहा है, उसमें ये भी बासी माल को साफ करके पेश कर रहा है, तो सिस्टम जी। और आप मुझे बताएं ना, गलती तो सबकी है। बात आपकी सही है, लेकिन असल में बात नहीं, ये मैं आपको तो सिस्टम बता रहा हूँ। हाँ। कि यहाँ पर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना। मैं उस आदमी को जाके गरीबान से पकड़ लूँ जिसने शायद रात में 350 रुपए कमाने, 350 रुपए में तो शायद आप यकीन करें मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलता है अगर एक शख्स कराची के 2 चक्कर लगाना चाहे।
तो हम उसके ऊपर तो नजर लगा के बैठे हुए कि वो 350 रुपए शायद कमा रहे हैं करप्शन करके, लेकिन उसकी बात करने को तैयार नहीं है जो एक दिन में करोड़ों रुपए। अच्छा, तो यानी आप वही बात कर रहे हैं जो एक समाजी हमारी एक रियलिटी बन गई है। तानिया, आपकी तरफ लेके आएंगे कि पकड़ा बेचारा कमजोर आदमी जाता है जो छोटी चोरी कर रहा है, बड़े बड़े डाकुओं को कोई नहीं पकड़ रहा, ये बात हम सब मानते हैं। डू यू एग्री? सिद्धा, हमने इस चीज में अपना पीस बना लिया है। हाँ। और हमें लगता है कि छोटी चोरी चोरी नहीं है। हाँ। और जो बड़ा चोर है पहले उसको पकड़ लें, हम तो 20 रुपए की चोरी करें। तो चोरी चाहे 20 रुपए की हो या 20 करोड़ की हो, जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो चोरी है और वो चोरी ही रहेगी, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि माशरे में कोई तब्दीली आ सकती है। हमें खुद को बदलना है, हमें दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलना। नहीं, लेकिन तानिया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 20 रुपए की चोरी और 20 करोड़ की चोरी है, लेकिन ख्वाजा साहब जो बेचारा 20 रुपए की चोरी करता है या तंदूर से एक रोटी चुरा लेता है, उसको तो हाथ में बेड़ियां लगाकर कोर्ट में लाया जाता है, और जिसने 20 करोड़ की चोरी की होती है वो उतरता है पुजेरो से अपने 2 गार्ड्स के साथ। और फूल पे जब वो आता है तारीख पे ना, उसके वो बंदे थैलों में इतने फूल लाए हुए होते हैं, फिर वो सारा दिन पत्तियां लोगों के पैरों के नीचे आती हैं, उसके ऊपर सारे फूल डालते हैं। तो फिर बताएं ये क्या फर्क है? जैसे वो बड़ा नेक काम करके आया है तो बताएं ना। अरे तो ये बताते नहीं कि ये तारीख पे आया भाई, और वो ये भी बताएं कि केस किस चीज का है, बोलो करप्शन का है, 6 करोड़ इकट्ठे ही खा गया है। ये नहीं बताते, फूल डाल रहे हैं धड़ाधड़, और वो फुटिंग भी बना रहे हैं, सारे 15 कैमरे लग के कि जैसे पता नहीं इसने क्या किया है। भाई असल बात बताओ कि ये 6 करोड़ के केस में आज तारीख पे आया है, और गवाह को भी भगा के आया है, अभी इसको फिर तारीख मिल जाएगी, दोबारा वापस चला जाएगा। वैसे और तो आईओ भी इससे मिला हुआ है, ये भी बताएं। ख्वाजा साहब, अब तो फूल आपके जो सपोर्टर्स होते हैं फूलों के साथ साथ पत्थर भी लेके आते हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। एक छोटा सा ब्रेक। वो पत्थर दूसरों को मारने के लिए ना, अपने वाले पे फूल डालते हैं। हाँ। पत्थर कहीं और जाते हैं। अब यानी स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब एक मिनट है तो बड़ा मजे की बात सुनाऊं जी। मैं 84-85 में यंग जस्टिस अजमल मियां थे हाईकोर्ट के, मैं एक एंटी करप्शन की अपील चला रहा था, एविडेंस पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो बंदा जब पकड़ा गया, आईओ ने जब रिकवरी की तो बकाया 40 लाख की रिकवरी करने के लिए जब उसके गांव गया तो पता चला उस 40 लाख रुपए से उसने वहां एक मस्जिद बना दी है। वेरी गुड। अब आप बताइए फिर क्या किया जाए? तो हम अगर वहाँ लोग 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, वहाँ मस्जिद भी है। देखिए, 1400 चोरी के पैसों से बनाई है। 1400 साल पहले आपको कह दिया गया कि जैसे हम खुद होंगे वैसे ही हुक्मरान हम पे होंगे, तो फिर शिकवा किससे करें? थे वो भी हंस पड़े। ये पॉइंट। अच्छा, बात आपकी सुन के ना एक कॉलर भी हमारे साथ आ गए, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या है? मालिक राशिद बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे? हम किसी से क्या शिकवा करें? हम सारे खुद आपस में ही बड़े उतने ही बुरे हैं जितने हम दूसरों को कहते हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, खालिद साहब बैठे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, माशाल्लाह। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी मैं थोड़ा सा अभी सुन रहा था, वो मैं दुरुस्त करना चाह रहा था कि वो 20 रुपए की भी चोरी है और 20 करोड़ की भी चोरी है। एक्चुअली 20 रुपए की तो चोरी है, लेकिन जो 20 करोड़ है वो चोरी नहीं, वो चूरी है। चूरी है मियां मिट्टू, हाँ वो खाते हैं मियां मिट्टू, क्योंकि 20 करोड़ वाले की भी वही है, उनको ऐसे ही खिलाई जाती है। पिछले दिनों कराची को डूबना पड़ा अपने हाथ के लिए, और वो पानी उतर गया, लगता है वो पैकेज वगैरह भी उसी तरह ही वापस चले गए, और वो भी शायद पता नहीं अब हमें मिलते नहीं मिलते, कोई 800 अरब दे रहा था, कोई 500 अरब दे रहा था, ये पता नहीं हमें यूएई से अरब ना ला के दे रहे हैं कराची वालों को, और वो कोई टोकन लग रहा है। बात ये है कि सिस्टम पे जालिम जो है वो कभी भी इंसाफ इसलिए नहीं करेगा जब तक हमारे हालात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे, जो हम में से लोग सही मानों में ऊपर नहीं आएंगे, जो मजलूम है, जो जब तक वो नहीं आएंगे वो निजाम ठीक नहीं हो सकता। और ख्वाजा साहब से एक सवाल भी मुझे जरा करना था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह करते हैं कि जैसे साहब पिछले दिनों आए गुलजार साहब, उन्होंने इतनी अच्छी खैंचातानी की इनको गवर्नमेंट को भी कि अवाम के साथ ये कर रहे हैं और कोई आप लोगों को इसका ख्याल नहीं है। यकीन करें दिल की आवाज थी अवाम की, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये आता है कि जैसे सर ये अक्सर हमारे ये उनके आती हैं बातें, मतलब कि ये
हम ऐसा क्यों ना कर दें, आपको ये सजा क्यों ना दे दें, वो कर दिया करें, क्यों नहीं करते, क्या रुकावट है? वो अगर उनको कोई चीज गलत लगती है, देखिए ये भी, आई एम सॉरी राशिद साहब, इसमें अगेन हमारा जो एपिटाइट फॉर वायलेंस है ना, हम शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। हम कई दफा मैं एक बात को सोचने पे मजबूर हूँ और ये सवाल करते हुए मैं विवेक की तरफ जाऊंगी कि हम ठीक है यहाँ बैठे बुराई कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारे माशरे में हर माशरे की तरह बेहतरी की उम्मीद होती है, लेकिन हमसे बहुत तादाद में छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में अगर कोई मसला होता है, जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, तो पूरा निज़ाम उलट दिया जाता है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं। समथिंग इज स्टिल हैपनिंग राइट। यानी ठीक है आप और मैं बैठे हुए कह रहे हैं कि हाई जी हम पे जुल्म हो गया, हम पे महंगाई के पहाड़ टूट गए, हमें कहीं पे भी जाना है तो हमें भत्ता देना है, रिश्वत देनी है, लेकिन देन हाउ इज दिस कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल स्टिल सर्वाइविंग? या तो हमारा परसेप्शन गलत है या कोई और मामला। इस पे बात करते जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बासी, ख्वाजा नवीद साहब एंड तानिया जहांगीर। ज़फ़र भाई, आपसे सवाल करना चाहूँगी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि छोटे पॉपुलेशंस, कम पॉपुलेशंस के बहुत सारे ममालिक में बड़ी तब्दीली आ गई, लोग बाहर निकल आए, तहरीकें चलाई और पूरे निज़ाम को बदल कर रख दिया। हम माशाल्लाह 22 करोड़ की आबादी हैं और वाकई अगर ये जुल्म और इसकी इंतहा हो चुकी है, कोई सिस्टम नहीं है और हम जितना अपने आप को कोसते हैं हम उतने ही बुरे हैं, तो फिर हम सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? अभी तक कोई बहुत निकल के बड़ी तब्दीली आ क्यों नहीं गई? असल में पब्लिक जो है वो पिसती जा रही है, लोगों के वसाइल बिल्कुल भी नहीं है, लोग मफरूज हो रहे हैं, लोग 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। असल में बात ये कि जो पुल के इस पार उस पार वाला फर्क है, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, ना ये कोई ऐसी, ये फैक्ट है, हकीकत है। जो इस तरफ की दुनिया है पुल से, चाहे वो लाइन दरिया हो, चाहे वो जेट लाइन हो, चाहे एबी सीनिया हो, चाहे लियाकताबाद हो, चाहे गरीबाबाद हो, चाहे औरंगी टाउन हो, चाहे कोरंगी लांडी, कुछ भी इधर की दुनिया बहुत अजीब सी है, बहुत महदूद वसाइल में कोई बहुत लोग बहुत कस्मा पुरसी में गुजारा कर रहे हैं। किसी का शौहर भी नौकरी कर रहा है तो बीवी भी टीचर है, तो बच्चे भी कहीं शाम में ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं तो या घर पे बच्चों को बुला के पढ़ा रहे हैं और बहुत स्ट्रगलिंग टाइम गुजार रहे हैं लोग। अच्छा, जिन लोगों को मुंतखब करते हैं, जब वो पहुंचते हैं असेंबलियों में, उसके बाद उनका पता ही नहीं होता। अभी आपके सामने बारिशें होंगी, क्या तबाही कराची में फिरी, कौन सा नुमाइंदा आपको नजर आ गया? कौन नजर आए? इसी तरह अभी जब कोविड के मामला चल रहे थे, उसके अंदर लॉकडाउन, गरीब तबका उसमें बहुत पिसा, उसके अंदर आपके सामने आपने देखा कौन सी सरकारी चीजें बटी या फलाई इदारे सामने आए, जिन्होंने आके क्या राशन, क्या क्या चीजें, मतलब बात ही आवाम बहुत ज्यादा मजलूम है और इस सिस्टम से बहुत डरी भी है, बहुत घबराई भी है। लेकिन जिस दिन भी आवाम इंतहा हो गई जुल्म की, या ये जो करप्ट लोग होते हैं इन लोगों की, तो ये बेचारे क्या करेंगे? कब तक ये भूख के पीछे खुदकुशियां करते रहेंगे? लेकिन ना, एक लड़का अपने घर आता है, उसकी माँ उससे बोलती है बेटा अपना पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के तुम्हें मास्टर्स करवाया है, अब वो कैसे बताए कि अम्मा जो इतवार को अखबार में सरकारी नौकरियां आ रही हैं, उसे लिखा है कराची वालों के नौकरी नहीं है सरकारी, या फलाना कोटा सिस्टम में नजर हुआ हूँ मैं, या मैं जिस प्राइवेट इदारे में जाता हूँ वो मुझे इतना पढ़ने लिखने के बाद 12,000 रुपए की तनख्वाह दे रहा है, बेटा रिसेप्शनिस्ट बन जाओ। तो मैंने ये जो इंजीनियरिंग की है या फलाना चीज किया, अगर मुझे रिसेप्शनिस्ट बनना होता तो मैट्रिक करके बन जाता। तो बात ये है कि इस तरह से महरूमियां और जहनी दबाव और डिप्रेशन कोई लड़का किस तरह फेस करेगा, और फिर लाजिम बात एक वक्त आता है उसका वालिद बीमार बोलता है या बूढ़ा बाप बोलता है बेटा कुछ तो पैसे लाओ, घर का किराया, मैं कब तक मजदूरी करूं, या डिप्रेशन में आना शुरू होता है। ज़फ़र भाई, तो इंसाफ कैसे कायम किया जाए? देखिए, इन मजालिम के बारे में हम बात करते हैं, वही बात है कि ये चेहरे अनदेखे हैं, ये नाम नहीं है, हमें शायद कहानी लगती है, हमें लगता है ओ बड़ी सैड स्टोरी है, लेकिन ये कहानी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, ये लोगों की हकीकत है। इस हकीकत को कैसे तब्दील करें? मुझे बताएं कि इसके लिए कोई मसीहा नजर आता है, कोई ऐसा शख्स जो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस इसको बदल सके? मेरे ख्याल में आवाम ही निकलेगी बाहर, क्योंकि बहुत बुरा हो गया। अब ये किसी शख्स वक्त के बस की चीज नहीं रही है, क्योंकि आप खुद समझिए ना कि एक मिडिल क्लास आदमी 15 तारीख के बाद वो ज़हनी मरीज होता है, वो नफ्सियाती, क्योंकि उसकी जेब में भी कुछ नहीं होता और ना उसके पास कोई ऐसी जमा पूंजी है, ना वो कोई पीछे से जागीरदार है, जमींदार है,
बस वो जो मजदूरी मेहनत। जफर भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक जुमला हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं ख्वाजा साहब के, जब हम सिस्टम की बुराइयों को देखते हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद हम थक हार के आखिरी आर्गुमेंट ही देते हैं कि भाई इस मुल्क को तो अल्लाह ही चला रहा है, तो कुछ कर्म तो है। क्या आपको लगता है कि क्या वो इक्वेशन है, शेर सुनाया इंटरवेंशन है, किस तरह चल रहे हैं हम अगर इतने बुरे हैं? जी ख्वाजा साहब, मैं आपको एक शेर सुनाया करता हूँ ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही है। ये पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। बाकी वो जो भी इंजन तो वही है, जो ड्राइवर नया आता है वो उसी गाड़ी पे सीखता है। हाँ। और उसके बाद जाती दफ़ा इसके क्लच व्लच ख़राब कर जाता है, फिर जो दूसरा आता है कहता है अब ये क्लच प्लेटें नहीं डलेंगी, और वो नहीं डलने में वो भी अपना काम कर जाता है। तो किसी मौजज़े की उम्मीद रखें, क्या होगा आगे? बस जी, फिर अल्लाह ताला जो है वो मदद तो कर ही रहा है। और फिर बात जो हमारा एक ईमान भी है कि अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसके रिस्क का भी इंतज़ाम किया है। वो एक जोक मैं व्हाट्सएप के ऊपर देख रहा था कि एक बड़े मियाँ थे, वो बता रहे थे कि ये मेरे 3 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक ने MBA किया है, एक ने पता नहीं कुछ और किया है, और ये तीसरा चौथा जो है इसने कुछ नहीं किया, ये डकैतियाँ करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तो इसकी आप इस्लाह क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा इसी की आमदनी से तो बाकी सारों का खर्चा पूरा होता है। एक और कॉलर हमारे साथ है, ख्वाजा साहब उनकी भी जरा बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जमील बात कर रहा हूँ। जी जमील भाई, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, क्या फरमाइए, हमारे टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम, टॉपिक पे क्या बात करें? इस मुल्क का निजाम क्या, पहले बताइए। सिस्टम ऑल टू ऑल सब खराब है। मैंने ये चीज बताया, अगर मैं केस लिए कहीं भी जाता हूँ ना, सबसे पहले बात तो हमें सेफ्टी थाने के अंदर तक नहीं है। हम रोड पे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो। अभी भी मैं कुछ दिन पहले एक रास्ते से गुजरा था, यकीन करिए कि तकरीबन समझिए आयशा मंदिर बाइक पर पुलिस वाले को देख के लड़के भाग रहे थे और रोड पे फायर हो रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये, हम सिस्टम कोई नहीं बनाएगा इस मुल्क में। पता क्या, अगर सिस्टम किसी ने बनाया, हमको पता कल उस सिस्टम के अंदर वो खुद फंस जाएंगे। तो इस सिस्टम में ऐसा कर दिया है कि यकीन करिए, मैं अपनी जायज बात भी जो है ना, जायज बात, अब मिसाल तौर पर मैं अपने हकूक के लिए रोड पे तजाते नहीं निकलता हूँ ना मैडम, अपने जायज हकूक के लिए, तो होता पता क्या मैडम, हमें बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद पैदागिरी की जाती है, आपके घर वालों से 5-10 हज़ार लेके साथ छोड़ा जाता है। चाहे वो हम पानी के तजाज हो, अपने घर के किसी इलाके के मसाइल के तजाज के लिए हो ना, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं कि रोड पे आके अपने हक के लिए बात कर सके, अपने हक के लिए। कि हमें पता है कि कोई हमें अपने हक के लिए बात करता है, जैसे ये तो ना लोग निकलते थे, एहतजाज करते थे। अब पता क्या, हम जैसे रोड पे निकलेंगे ना, हमें उठा लिया जाएगा या मार लकड़ी चाट कुछ निकल जाता है, उसमें 10-15 लड़के गिरफ्तार हो गए। चले भाई, हम अपने हकूक के लिए, जबकि वो पुलिस वाले थे, हम ही लोगों में से है मैडम। नौजवानों से कोई उम्मीद है आपको? चले, ये तो सिस्टम है, इसमें जो लोग इस वक्त ओहदों पे बैठे हुए हैं, नौजवान कोई तब्दीली लाएंगे? अच्छा, एक चीज बता दूं, जो आप सिस्टम की बात करें ना मैडम जी, जहाँ ये ट्रेनिंग होती है ना, जहाँ ये ट्रेनिंग होती है, जब तक उस जगह को सही नहीं किया जाएगा ना, सिस्टम कभी सही नहीं हो सकता। और नौजवान की बात आप करेंगे ना, अभी पुलिस के महकमे के अंदर ज्यादातर नौजवान लड़के आए हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे। पहले तो हम कहते थे चले वो थे, अभी ज्यादातर पढ़े लिखे। मगर पता क्या मैडम, जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है ना, सिस्टम जहाँ ट्रेनिंग होती है, जब उन लड़कों से उसी वक्त कहा जाएगा कि भाई आपके कहने का मतलब है कि सिस्टम हावी हो जाता है, जिस रॉ में सब लोग बह रहे हैं, जो रविश चल रही है, अगर एक इंसान जो नया आया है और वहां पे तब्दीली चाहता है, बेहतरी चाहता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता। तानिया, आप भी इतनी ही उसी रंग लगाता है, क्या कहेंगी ताना? यार, मुझे लगा सिद्रा तब्दीली किसी एक बंदे के आने से या एक बंदे के बदल जाने से नहीं होगी। तब्दीली अगर हम सब मिलके अपना आईना बहुत गौर से देखना शुरू कर दें। सही। उस आईने में अपना जो असल चेहरा है, चाहे वो हम छोटे लेवल पे करप्शन कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अगर हम उसको देखने के काबिल हो जाएंगे ना, उसको फेस करने के काबिल, तो मेरे ख्याल से बुराई क्या, आधी बुराई उसी से खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तानिया। हमारे साथ मौजूद थे जफर अब्बास, तानिया जहांगीर और ख्वाजा नवीद साहब। सिस्टम को बदलने के लिए पहले अपने आप में वो तब्दीली लाएं, तभी कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस पर अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे हमारे सोशल मीडिया पे जरूर भेजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।